आज प्रतियोगिता दर्पण के इस सीरीज में जो हम मेमोरेबल पॉइंट्स करा रहे थे उससे आगे चलते हुए अब हम नवंबर मंथ का मेमोरेबल पॉइंट से नेशनल न्यूज़ करने वाले हैं। तो आज का पहला न्यूज़ जो है वो है फर्स्ट इंडियन नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन टू रिसीव द रमन मैग्सेसे अवार्ड। पहला रमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाला पहला भारतीय गैर लाभकारी संगठन कौन सा है? तो उसका नाम क्या है? एजुकेट गर्ल। उसका पूरा नाम क्या है? फाउंडेशन टू एजुकेट गर्ल्स। और तो ये पहले भी एक बार आ चुका है, लेकिन न्यूज़ अक्सर चर्चा में रहने वाले न्यूज़ रिपीट हो जाते हैं, तो ये न्यूज़ भी रिपीट हुआ है क्योंकि ये जनवरी मंथ में भी लगता है कि आया है। तो आज कुछ रमन मैग्सेसे अवार्ड के बैकग्राउंड के बारे में जानेंगे। तो रमन मैग्सेसे कौन थे? सेवंथ प्रेसिडेंट ऑफ फिलीपींस थे। फिलीपींस के 7वें राष्ट्रपति थे रमन मैग्सेसे। और रमन मैग्सेसे अवार्ड क्यों दिया जाता है? रमन मैग्सेसे अवार्ड आउटस्टैंडिंग लीडरशिप के लिए दिया जाता है। समाज सेवा, ईमानदारी, नैतिक नेतृत्व और जन कल्याण के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए रमन मैग्सेसे अवार्ड दिया जाता है। और 2025 का इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि एक इंडियन संस्था है, फाउंडेशन टू एजुकेट गर्ल्स। और दो लोगों को और मिला है, एक का नाम साहिना अली है जो मालदीव से है, और एक का नाम फ्लेवियानो एंटोनियो, ये फिलीपींस से है। और पहले भी कुछ ऐसे बहुत ही इम्पोर्टेंट नाम है इंडिया से जिनको कि रमन मैग्सेसे अवार्ड मिल चुका है। उनमें से दिल्ली के पहले जो सीएम थे अरविंद केजरीवाल, उनका नाम है, जो 7-8 लोगों को मिला है, लेकिन हमको लगा कि ये ज़्यादा ज़रूरी है इसलिए बता दिया गया। अरविंद केजरीवाल भी रमन मैग्सेसे अवार्ड जीत चुके हैं। ठीक है, रमन मैग्सेसे फिलीपींस के थे राष्ट्रपति, 7वें, पूछा जा सकता है। तो ये था आज का पहला न्यूज़। चलते हैं अब अगले न्यूज़ पर। अगला न्यूज़ है व्हाट वाज इंडियाज रैंक इन द ग्लोबल पीस इंडेक्स 2025। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या थी? तो 115वीं थी। 115वीं थी कितने देशों में? 163 देशों में। 163 देशों में 115वीं थी। और क्या है इसमें? इंडिया का स्कोर क्या था? 2.2229। पिछले साल से 0.58% इम्प्रूवमेंट हुआ है। भारत के जो भी पड़ोसी देश है जैसे बांग्लादेश 123 रैंक है, इंडिया से पीछे चल रहा है। पाकिस्तान 144, अफगानिस्तान 158। लेकिन कुछ और बेसिक फैक्ट्स जो है जानते हैं ग्लोबल पीस इंडेक्स के बारे में। ग्लोबल पीस इंडेक्स के 3 पिलर होते हैं, 3 पिलर्स। पहला है सोसाइटल सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। सोसाइटल सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। दूसरा डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट, घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय विवाद। तीसरा मिलिट्रीकरण या मिलिटराइजेशन। इन तीनों पिलर्स पर कैलकुलेशन होता है कि किसी भी देश में कितना पीस है, और उसमें भारत का रैंकिंग 115वां है 163 देशों में। ग्लोबल पीस इंडेक्स कौन जारी करता है? इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस। हेडक्वार्टर कहाँ है? सिडनी में। ये था दूसरा न्यूज़। अब चलते हैं अगले न्यूज़ पर। अगला न्यूज़ है विच इंस्टीट्यूशन टॉप्ड इन द ओवरऑल कैटेगरी इन द इंडिया रैंकिंग NIRF 2025। इंडिया रैंकिंग्स NIRF 2025 में ओवरऑल कैटेगरी में किन संस्था ने टॉप किया?
तो क्या है? आईआईटी मद्रास। आईआईटी मद्रास लगातार 7वीं बार इस कैटेगरी में टॉप पर रहा है 2019 से लेकर 2025 तक। और इंजीनियरिंग में लगातार 10वीं बार 2016 से 2025 तक टॉप पर रहा है। ठीक है। एनआईआरएफ का फुल फॉर्म नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क है। अब एनआईआरएफ के बारे में कुछ बेसिक फैक्ट्स जानते हैं तो हम लोग ज़्यादा ज़्यादा से समझ पाएंगे। एनआईआरएफ एनआईआरएफ क्या कैलकुलेट करता है, क्या मेज़र करता है? वो उच्च शैक्षणिक संस्थानों की गुणवत्ता, प्रदर्शन और पारदर्शिता के आधार पर रैंकिंग करना एनआईआरएफ का काम है। इसमें कितने कैटेगरी है? इसमें 10 कैटेगरी है। 10 कैटेगरी में पहला कैटेगरी यूनिवर्सिटी, दूसरा इंजीनियरिंग, तीसरा मैनेजमेंट, चौथा मेडिकल, पांचवा फार्मेसी दवा, छठा लॉ कॉलेज, सातवां आर्किटेक्चर आर्किटेक्चर, आठवां कॉलेज, नौवां रिसर्च इंस्टीट्यूट, 10वां ओवरऑल कैटेगरी। तो ओवरऑल कैटेगरी में आईआईटी मद्रास कितने नंबर पर? 1 नंबर पर, लगातार 7वां बार टॉप किया। और इंजीनियरिंग में लगातार 10वां बार टॉप किया है 2016 से लेके 25 तक। और यहाँ 2019 से लेके 25 तक लगातार 7 बार और यहाँ 10 बार। ठीक है, अब चलते हैं अगले न्यूज़ पर। अगला न्यूज़ है एक्सरसाइज युद्ध कौशल 3.0 वॉज कंडक्टेड बाय द इंडियन आर्मी इन। भारतीय सेना द्वारा अभ्यास युद्ध कौशल 3.0 का आयोजन कहाँ किया गया? तो कहाँ किया गया है? अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, ये न्यूज़ था। इसमें भारतीय सेना का गजराज कॉर्प्स पार्टिसिपेट किया था। ये रीड आउट न्यूज़ था। अगले न्यूज़ पर चलते हैं। अगला न्यूज़ है हु बिकेम द फर्स्ट पर्सन टू विन द इंडियन गोल्फ प्रीमियर लीग इन्विटेशनल इवेंट। तो इंडियन गोल्फ प्रीमियर लीग इन्विटेशनल इवेंट जीतने वाले पहले व्यक्ति कौन बने हैं? इसका आंसर क्या है? गगनजीत भुल्लर। क्या नाम है? गगनजीत भुल्लर। तो इंडियन गोल्फ प्रीमियर लीग इंडियन गोल्फ प्रीमियर लीग पहला बार हुआ था, इनॉग्रल था, पहली बार। कहाँ किया गया था? चंडीगढ़ में। कहाँ हुआ था इवेंट? चंडीगढ़ में। और इसको जीता किसने? गगनजीत भुल्लर ने। तो याद रखना, इनॉग्रल पहला इवेंट था इंडियन गोल्फ प्रीमियर लीग। कहाँ हुआ था? चंडीगढ़ में। जीता कौन? गगनजीत भुल्लर। चलते हैं अगले न्यूज़ पर। अगला न्यूज़ है हु हैज़ बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज द इंडियाज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एट द इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड। हाल ही में इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड में भारत के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के तौर पर किसे नियुक्त किया गया है? उर्जित पटेल को। उर्जित पटेल को आईएमएफ के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के तौर पर नियुक्त किया गया है। ये भारत के 24वें आरबीआई के 24वें गवर्नर थे। अब एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के बारे में समझते हैं कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, इंडियाज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इन आईएमएफ का क्या मतलब है? इंडियाज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इन आईएमएफ। इन आईएमएफ। तो आईएमएफ में कुल
24 डायरेक्टर होते हैं आईएमएफ में, कुल 24 एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होते हैं। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का काम क्या है? सदस्य देशों के सदस्य देशों या देशों के समूह का प्रतिनिधित्व करते हैं, आईएमएफ के नीति एवं कार्यक्रम को तय करते हैं, ऋण मंजूरी देते हैं, आर्थिक समीक्षा करते हैं। ये सब काम क्या किसका है? एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का, आईएमएफ के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का। अब इंडियाज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कहने का यहाँ मतलब है कि इंडियाज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, तो इंडिया का जो समूह बना है देशों का, जिसमें इंडिया एक डायरेक्टर को चूज करती है, जिसमें 3 देश आते हैं इंडिया को छोड़कर। इंडिया एक तो है ही, और कौन है? बांग्लादेश, और कौन है? श्रीलंका, भूटान। इन चारों देशों को रिप्रेजेंट करेंगे उर्जित पटेल आईएमएफ में। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का यही मतलब है, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान। तो ये न्यूज़ थोड़ा अच्छा था। चलते हैं अगले न्यूज़ पर। रिसेंटली विच स्टेट इन इंडिया डिक्लेयर्ड इटसेल्फ एज फुल्ली डिजिटल लिटरेट? हाल ही में भारत के किस राज्य ने खुद को पूरी तरह से डिजिटल साक्षर घोषित किया? कौन किया है? केरल। केरल ने अपने आप को पूरी तरह से डिजिटली लिटरेट स्टेट घोषित किया है। और केरल के जो सीएम है पिनाराई विजयन, उन्होंने घोषणा की है। किस प्रोजेक्ट के तहत हुआ था? तो केरला का एक प्रोजेक्ट था, डीजी केरला प्रोजेक्ट। उसी के तहत ये कैंपेन चलाया गया और 2025 में फुल्ली लिटरेट स्टेट, फुल्ली डिजिटली लिटरेट स्टेट घोषित किया गया। चलते हैं अब अगले न्यूज़ पर। विच इज इंडियाज फर्स्ट एआई पावर ट्रांसलेटर फॉर ट्रैवल लैंग्वेजेस? इंडियाज फर्स्ट एआई पावर ट्रांसलेटर फॉर ट्रैवल लैंग्वेजेस, जनजातीय भाषाओं के लिए भारत का पहला एआई पावर ट्रांसलेटर कौन सा है? क्या नाम है उसका? आदिवानी। क्या नाम है? आदिवानी। तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ ट्रैवल अफेयर्स, याद रखना है कि इसके अंतर्गत लॉन्च किया है। यूनियन मिनिस्टर ऑफ ट्रैवल अफेयर्स ने लॉन्च किया है बीटा वर्जन ऑफ इंडियाज फर्स्ट एआई पावर ट्रांसलेटर। बीटा वर्जन लॉन्च किया गया है, केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने किया है। अब थोड़ा सा समझते हैं कि बीटा वर्जन क्या होता है। अक्सर आप न्यूज़ में देखते रहते हैं, जब भी इस टाइप का कुछ टेक्निकल न्यूज़ आता है तो हम समझते हैं कि लिखा रहता है बीटा वर्जन। तो बीटा वर्जन बेसिकली होता है टेस्टिंग सेशन। टेस्टिंग सेशन में क्या होता है, ज- इससे आम उपयोगकर्ताओं के लिए जारी किया जाता है ताकि त्रुटियां, समस्याएं और सुधार की संभावना पहचानी जा सके। बीटा वर्जन टेस्टिंग सेशन होता है जिसमें क्या होता है, उपयोगकर्ता के लिए जारी किया जाता है ताकि त्रुटियां, समस्याएं और सुधार की संभावनाएं पहचानी जा सके। बेसिकली जब भी कोई इस टाइप का ये आता है, लॉन्च किया जाता है, तो 3 स्टेप में आता है। पहला होता है अल्फा वर्जन, दूसरा बीटा वर्जन, और तीसरा आता है स्टेबल वर्जन। तो अभी आदिवानी का बीटा वर्जन मतलब दूसरा स्टेप पर आगे लॉन्च किया गया है, फिर एक इसका बाद में स्टेबल वर्जन ला दिया जाएगा। ठीक है। और आदिवानी का काम क्या है? इसका मकसद जातीय और गैर जनजातीय समुदायों के बीच कम्युनिकेशन गैप को खत्म करना, साथ ही एडवांस
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके लुप्त प्राय जनजातीय भाषाओं की रक्षा करना है। तो इसका टारगेट, इसका जो टास्क है उसको याद रखना है। टारगेट क्या है, एम क्या है? गैर जनजातीय और गैर जनजातीय समुदायों के बीच कम्युनिकेशन गैप को ख़त्म करना, साथ ही एडवांस्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके लुप्त प्राय जनजातीय भाषाओं की रक्षा करना है। तो ये न्यूज़ था। चलते हैं अब अगले न्यूज़ की तरफ। अगला न्यूज़ है द इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन फिजिकल एंड मेंटल ट्रॉमा इन मिलिट्री सेटिंग मिल्ड मेडिकन 2025 वाज होस्टेड इन। सैन्य सेटिंग में शारीरिक और मानसिक आघात पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन मिल मेडिकन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? कहाँ किया गया? न्यू दिल्ली में। न्यू दिल्ली में किया गया है। तो कौन ऑर्गेनाइज किए इसको, पूछा जा सकता है। डायरेक्टर जनरल ऑफ मेडिकल सर्विसेज। डायरेक्टर जनरल ऑफ मेडिकल सर्विसेज ने ऑर्गेनाइज किया है। ठीक है, 2 दिन का इवेंट था। और इसमें किस चीज़ पर, किस चीज़ के लिए हुआ था? तो इसमें जो एम था माइल मेडिकन का, वो था इनोवेशन challenges and reforms in military medicine globally। तो ये एम था इसका। इनोवेशन, नवाचार, जो भी चैलेंजेस आ रहे हैं या जो भी रिफॉर्म मेडिकल मिलिट्री मेडिसिन में करना है विश्व स्तर पर, उसके लिए ये किया गया था। उसका क्या नाम था? मिल मेडिकन 2025। कहाँ हुआ है? न्यू दिल्ली में। कौन ऑर्गेनाइज किया? डायरेक्टरेट जनरल ऑफ मेडिकल सर्विसेज, आर्मी। और क्या एम है? एम था इनोवेशन चैलेंजर एंड रिफॉर्म्स इन मिलिट्री मेडिकल ग्लोबली। ठीक है, अब चलते हैं अगले न्यूज़ की तरफ। अगला न्यूज़ है व्हाट वाज इंडियाज मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो एमएमआर इन तो 2021-23 एज पर लेटेस्ट एसआरएस बुलेटिन। लेटेस्ट एसआरएस बुलेटिन के अनुसार 2021 से 23 में भारत का मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो कितना था? कितना था? 88। अब देखिए, हो सकता है कि कुछ लोगों को ये डाटा, जो अक्सर न्यूज़ में नहीं रहते हैं, तो उनको थोड़ा सा ये डाटा लग सकता है कि क्या लिख दिया गया है। तो मैटरनल मोर्टिलिटी रेशियो याद रखना है कि 88 है। तो मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो का डिफिनेशन क्या है? प्रोपोर्शन ऑफ मैटरनल डेथ पर 1 लाख लाइव बर्थ। 1 लाख बच्चा अगर पैदा होता है तो कितनी माएँ मर जाती है? इसको दिखाता है एमएमआर, और वो कितना है? 88। ठीक है, अब कुछ बेसिक फैक्ट्स पर चलते हैं एसआरएस बुलेटिन के। एसआरएस का फुल फॉर्म सबसे पहले समझ लेते हैं। सैंपल रजिस्ट्रेशन सर्वे। सैंपल रजिस्ट्रेशन सर्वे। कौन रिलीज करता है ये? रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया। रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया। शुरू किया गया था 1964-65 में, लेकिन ऑपरेशनल हुआ 1969-70 से। 1969-70 से ऑपरेशनल हो गया। स्टार्ट किया गया था 1964-65 में, लेकिन 1969-70 से ऑपरेशनल हो गया। ठीक है, तो एसआरएस बुलेटिन में रहता क्या है? ये जन्म, जन्म, मरण, मृत्यु दर,
न शिशु मृत्यु दर, मातृत्व मृत्यु दर, ये सब इम्पोर्टेंट डेटा जो रहते हैं, उत्पादकता दर, इस टाइप के जो इम्पोर्टेंट स्टैटिस्टिकल डाटा जो रहते हैं उनको रिलीज करता है कौन? एसआरएस बुलेटिन में रिलीज किया जाता है। कहाँ से? रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के ऑफिस से। ठीक है, और उस बुलेटिन का क्या नाम है? एसआरएस, सैंपल रजिस्ट्रेशन सर्वे। तो उस बुलेटिन का कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो लगता है कि एग्जाम में पूछा जा सकता है। एक तो एमएमआर है 88। एमएमआर का डिफिनेशन पूछा जाए कि क्या होता है, पूछ लिया जाता है एग्जाम में अक्सर कि एमएमआर का डिफिनेशन बताइए। तो प्रति 1 लाख जीवित जन्म पर मरने वाले माओं की संख्या को क्या बोलते हैं? मैटरनल मोर्टिलिटी रेशियो, एमएमआर। और भी कुछ कुछ डेटा है जिसको देख लेते हैं। एक है शिशु मृत्यु दर। शिशु मृत्यु दर आईएमआर बोलते हैं इसको, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेशियो। वो कितना है? 39। कितने पर? 1000 पर। तो यहीं से हमको शिशु मृत्यु दर का परिभाषा भी याद रखना है कि प्रति 1000 जीवित पर मरने वाले बच्चों की संख्या, वो कितना है? 39। फिर एक न्योनेटल, नवजात, नवजात मृत्यु दर, वो कितना है? 19/1000। यहीं से डिफिनेशन भी इसका याद रखना है कि प्रति 1000 पर 19 मर जाते हैं, प्रति 1000 पर मरने वालों की संख्या। फिर है एक आता है U5MR, अंडर 5 मोर्टेलिटी रेशियो। वो कितना है? 31/1000। यहीं से ये भी याद रखना है परिभाषा भी। 1000 जिंदा और 5 साल के अंतर अंदर में 31 मर जाते हैं। 1000 पैदा हुआ जिंदा, तो 5 साल के अंदर कितने लोग, कितने बच्चे मरेंगे, उसको यू अंडर 5 मोर्टेलिटी रेशियो से रिप्रेजेंट करते हैं। ये सब इम्पोर्टेंट डेटा है एसआरएस बुलेटिन का, जो आजकल एग्जाम में छाया हुआ है और लोगों को पता भी नहीं चल रहा है कि ये क्या पूछा जा रहा है। सेक्स रेशियो, सेक्स रेशियो 913 हो गया है बुलेटिन के हिसाब से। फर्टिलिटी रेट, रेट कितना है? टोटल फर्टिलिटी रेट 2.0। तो ये 5 डेटा याद रखना है हमको। एमएमआर 88, डिफिनेशन याद रहेगा, प्रति 1 लाख पर मरने वाले माओं की संख्या, एमएमआर। आईएमआर शिशु मृत्यु दर 39। नियोनेटल नवजात मृत्यु दर 19/1000, 19 मरने वाले शिशुओं की संख्या। अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट 31। सेक्स रेशियो 913। टोटल फर्टिलिटी रेट 2.0। ठीक है, ये था हमारा न्यूज़। अब चलते हैं अगले न्यूज़ की तरफ। आईएनएस अरावली रिसेंटली कमीशन्ड बाय द इंडियन नेवीज बेस्ड एट। हाल ही में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया आईएनएस अरावली कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है? गुरुग्राम में। ठीक है, तो इसमें याद रखना है कि आईएनएस अरावली किसका शिप है? एग्जाम में पूछ लिया जाता है, इंडियन नेवी का शिप है। कहाँ कमीशन किया गया? गुरुग्राम में। ठीक है, महासागर का फुल फॉर्म आप लोग याद रखिए। महासागर का फुल फॉर्म पूछा जाता है परीक्षा में। म्यूचुअल एंड होलिस्टिक एडवांसमेंट फॉर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ अक्रॉस रीजन्स एंड स्ट्रेंथ्स, ये याद रखना है। एज द प्रीफर्ड सिक्योरिटी पार्टनर इन द इंडियन ओशियन रीजन। तो ये न्यूज़ था हमारा, रीड आउट न्यूज़ है, एक बार पढ़ के याद रखने का कोशिश करेंगे।
चलते हैं अपने अगले न्यूज़ की तरफ। अगला न्यूज़ है, रिसेंटली द यूनियन गवर्नमेंट साइंड ए सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन पैक्ट विथ इंसर्जेंट ग्रुप्स इन मणिपुर। हाल ही में केंद्र सरकार ने मणिपुर में विद्रोही समूह के साथ सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन समझौते पर साइन किए। तो किस इंसर्जेंट ग्रुप के विद्रोही समूह के साथ किए? कुकीजो। क्या नाम है? कुकीजो। तो इस न्यूज़ का, ये न्यूज़ बहुत दिनों से चर्चा में चल रहा है, तो इसका थोड़ा सा आज बैकग्राउंड हम लोग खंगालेंगे, देखेंगे क्या निकल के आता है। तो एसओएस का फुल फॉर्म जान रहे हैं आप लोग? सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन। ये है क्या? ये एक पैक्ट है, किसके किसके बीच में? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ मणिपुर और मणिपुर के इंसर्जेंट ग्रुप, इंसर्जेंट ग्रुप्स इन मणिपुर। पहला बार कब साइन किया गया था? 2008 में। उसके बाद ईयरली बेसिस पर बढ़ाया जाता है, एवरी ईयर इसको बढ़ा दिया जाता है, ईयरली एक्सटेंशन दिया जाता है इसको। ठीक है। इंसर्जेंट ग्रुप का क्या नाम है? कुकीजो। मणिपुर में इंसर्जेंसी का क्या रीजन है? आप जान रहे हैं, मेती एंड कुकी कम्युनिटी के बीच में एससी कैटेगरी के रिकॉग्निशन के लिए क्लैश हो रहा है। उसी में कुकीजो ट्राइब जो है बार बार इंसर्जेंसी पर उतर रही है, और ये मतलब सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन इंडियन गवर्नमेंट को मणिपुर गवर्नमेंट और जो भी इंसर्जेंट ग्रुप है मणिपुर में उनके साथ साइन किया गया। तो ये आखिरी न्यूज़ था। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये सेशन अच्छा लगा होगा। थैंक यू।